नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम सुखाड़िया विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष का जो भूगोल का पाठ्यक्रम है उसमें पहला जो प्रश्न पत्र है विश्व का प्रादेशिक भूगोल, उसकी जो 5 यूनिट में से जो पहली यूनिट है वह जापान देश से रिलेटेड है। और जापान देश के संदर्भ मैंने आपको इससे पहले 3 वीडियो शेयर किए हैं। पहला वीडियो जापान के अवस्थिति विस्तार के बारे में, दूसरा जापान के भौतिक विभाग के बारे में और तीसरा जापान के ड्रेनेज सिस्टम अफवाह तंत्र के बारे में। आज इस वीडियो में हम जापान की जनसंख्या वितरण और नगरीकरण के बारे में जानेंगे। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्बनाइजेशन इन जापान। सबसे पहले एक बहुत ही सामान्य परिचय जापान में जनसंख्या के वितरण घनत्व के बारे में। तो जापान एक सघन जनसंख्या बसाव वाला देश है, यानी कि अधिक जनघनत्व का देश है। जापान का जो क्षेत्रफल है उसकी तुलना में जापान में क्षेत्रफल के तुलना में जनसंख्या अधिक है, जिसकी वजह से जापान एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनघनत्व वाले देशों में है। और यदि कृषि घनत्व की बात करें, यानी कि किसी देश के जनसंख्या में वहाँ के कुल क्षेत्रफल का भाग न देकर केवल वहाँ की कृषियों की भूमि का भाग देकर जो जनघनत्व हमें प्राप्त होगा, उस दृष्टि से देखें तो जापान विश्व में सर्वाधिक कृषि घनत्व वाला देश है। और भूमि के अभाव और जनसंख्या के अत्यधिक दबाव के कारण जापान में जो मैदानी भाग जहाँ पर जन बसाव अधिक हुआ, वनों को काटा गया है, दलदलों को सुखाया गया है और कृषियों की भूमि को हर संभव तरह से कृषियों की बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक सामान्य परिचय जिसमें आपको ये व्यू बना है कि जापान अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। जापान के क्षेत्रफल की तुलना में वहाँ एक बड़ी जनसंख्या रहती है। यद्यपि जैसे भारत और चीन और भारत जैसे देशों की जनसंख्या बहुत बड़ी है, 100 करोड़ से अधिक। जो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 134 करोड़ से ज़्यादा है 2011 के, और उसके आंकड़ों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार 121 करोड़ से अधिक है। इसकी तुलना में जापान एक 12 करोड़, लगभग 12.5 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, परंतु वहाँ का जो एरिया है उसके अनुरूप देखें तो वहाँ भी एक बड़ी जनसंख्या है। ये एक सामान्य परिचय हमने समझा है। अब पर्टिकुलरली एक एक विषयों पर जानते हैं वितरण, घनत्व, वृद्धि के बारे में। सबसे पहले जापान में जनसंख्या वितरण को थोड़ा और डिटेल में अपन देखते हैं। तो जापान में जनसंख्या का वितरण जो है वो असमान है। अधिकांश देशों में ऐसा ही होता है, हर जगह जनसंख्या जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। जापान में भी ऐसा ही है। पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, ये होक्काइडो आइलैंड है, ये पूरा होन्शु आइलैंड है, ये शिकागो आइलैंड है और ये क्यूशू आइलैंड है। तो सभी जगह आप इस मैप में आप देख रहे हैं, जैसे जैसे वाइट से अपन रेडिश कलर की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे जनसंख्या का जो घनत्व है, जन बसाव है, वो अधिक होता जा रहा है। तो आप देखिए होक्काइडो जो बिल्कुल वाइट कलर में, बिल्कुल यहाँ पर रंग जो है उसका अभाव, यानी कि यहाँ जो है रेडिशपन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबसे कम घनत्व का क्षेत्र। इस प्रकार इसके अगर पूर्वी तट ये और ये पश्चिमी तट की तुलना करें तो पूर्वी तट अधिक जन बसाव का है, पश्चिमी तट जो है वो थोड़ा सा अपन देख रहे हैं कि जो है सफ़ेद कलर से, या थोड़ा सा वहाँ पर जो है जन बसाव का जो देखें तो वो जिस प्रकार पूर्वी क्षेत्रों की तुलना करें तो वहाँ जनसंख्या जो इस क्षेत्र में कम है। तो जनसंख्या का वितरण असमान है। और अधिक जनसंख्या कहाँ है, तो इस जापान का ये है जो होन्शु आइलैंड का जो ये दक्षिण का और ये जो पूर्व का ये जो पार्ट है, जो आगे जाके जो है क्यूशू आइलैंड तक गया हुआ है, ये जो क्षेत्र यहाँ अधिक जनसंख्या बसाव है। और यह जो भाग है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा, उसका क्या कारण है, यहाँ पर चावल की कृषि, मैदानी भाग अधिक हैं, चावल की कृषि होती है यहीं पर, बड़े क्वांतो की नगोया के मैदान हैं और कृषि की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी यहाँ विकसित है, जिसकी वजह से इस प्रदेश में जनसंख्या अधिक है। और जो है पश्चिमी जो तट हैं, जैसा वीडियो अब मैंने आपको अभी बताया है, पश्चिमी तट और होक्काइडो में जो है जनसंख्या है, लेकिन वहाँ पर कम जनसंख्या है। और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में जनघनत्व बहुत कम होता जा रहा है। होक्काइडो आइलैंड में जो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसके उत्तर में जनघनत्व बहुत कम है, क्योंकि वो शीत प्रदेश है, वहाँ ठंड अधिक पड़ती है, जनसंख्या वहाँ पर कम है। थोड़ा सा किस प्रकार से जापान में जनसंख्या बढ़ी है, तो मीजी साम्राज्य की स्थापना के समय 1866 में जापान की जो पॉपुलेशन है वो 2.5 से लगभग 3.5 करोड़ की आबादी का अनुमान है।
1920 की पहली जो व्यवस्थित जनगणना हुई उस समय जापान देश की जो जनसंख्या आबादी थी वो 5.59 करोड़ थी। 1940 में 7.31 करोड़ और 2015 की जो जापान की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जापान की पॉपुलेशन 12.7 करोड़ है और घनत्व जो है औसतन लगभग 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से जनसंख्या जापान में बढ़ी है। 1945 के बाद थोड़ी तीव्रता से जनसंख्या जापान में बढ़ी है। देश की जो पूरी जनसंख्या लगभग पूरी जो पॉपुलेशन है वो इसके केवल 16% जो जापान का समतल और मैदानी भाग है वहाँ पर समकेंद्रित है। और जापान में जो अगर इस दृष्टि से देखें तो जापान में जो वास्तविक जनघनत्व है वो कहीं अधिक होगा, क्योंकि वास्तव में जो अधिकांश जनसंख्या वो जापान की केवल 16% क्षेत्र पर ही बसी हुई है। और जापान की लगभग 45% जो जनसंख्या है वो इसके 6 बड़े नगरों में निवास करती है। और ये 6 बड़े नगर हैं टोक्यो जो विश्व का सबसे बड़ा महानगर है, टोक्यो, ओसाका, याकोहामा, नगोया, क्योटो और एक होक्काइडो आइलैंड पर एक सप्पोरो करके जो शहर है नगर है वहाँ पर। इन 6 बड़े नगरों में जापान की लगभग 45% जनसंख्या निवास करती है। इसी क्रम में कुछ और जो नगर हैं कोबे हैं, कावासाकी हैं, फुकुओको हैं और कीताक्युशु, ये जो नगर हैं ये भी 10 लाख की नगर है, यानी कि इन नगरों की जनसंख्या भी मिलियन प्लस सिटीज हैं। ये इन नगरों में भी जो जनसंख्या वो 10 लाख से अधिक है। यही एक मानचित्र के द्वारा हमने समझा। ये जो क्वांतो मैदान है यहाँ पर 3 बड़े महानगर आ जाते हैं। टोक्यो जो विश्व का सबसे बड़ा नगर है, इसके अलावा कावासाकी और याकोहामा, ये 3 बड़े नगर इस क्वांतो मैदान में यहाँ पर हैं। फिर जो किनकी का जो मैदान है यहाँ पर भी 3 बड़े नगर, ओसाका सबसे बड़ा है, इसके अलावा कोबे और क्योटो ये भी नगर इस किनकी मैदान ये भी जनसंख्या की दृष्टि से बड़े नगर हैं जापान के। और इसके अलावा एक नगोया भी बहुत बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा नगर है जापान का। तो इस प्रकार से ये जो पूरा प्लेन यहाँ से ये था, यहाँ जनसंख्या बसाव सबसे अधिक है जापान में, जो हमने पिछले मैप के थ्रू भी समझा है। थोड़ा सा जापान की जनसंख्या कुछ अन्य सांस्कृतिक विशेषताओं पर अगर अपन देखें तो जापानी लोग जो है वो मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। इनकी जो जीवन शैली है जापानी लोगों को वो चीनी और कोरियाई संस्कृति से प्रभावित हैं। और एक एनु जनजाति जो जापान में निवास करती है, एनु जनजाति मुख्यतः जापान का जो उत्तरी होक्काइडो आइलैंड है वहाँ पर रहती हैं। और इंट्रा, ओकिनावा और ryukyu जो लोग हैं, ये जो आइलैंड और यहाँ जो नृजाति समूह रहता है उनकी संस्कृति जो है वो भिन्न प्रकार की संस्कृति है। और बुरा कुमिन करके एक समुदाय है जो जापान का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, बुरा कुमिन। यहाँ का जो प्रमुख धर्म है वो बौद्ध धर्म है जो 6वीं शताब्दी में चीन से यहाँ पहुँचा। और मात्र 1% लोग जो जापान में वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। जापान के पॉपुलेशन को अपन मेन आइलैंड वाइज देखें तो जापान की 80% जो जनसंख्या वो होन्शु द्वीप पर निवास करती है। द्वीपों में जावा सबसे बड़ा, इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप वो सबसे बड़ी जनसंख्या रखता है। उसके बाद विश्व में जनसंख्या इधर से दूसरा बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। और जापान की 80% पॉपुलेशन होन्शु आइलैंड पर है। लगभग 12% जनसंख्या क्यूशु द्वीप पर, 5% होक्काइडो द्वीप पर और शेष जो 3% जो हैं वो शिकाकू द्वीप पर रहती हैं। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से जापान की अधिकांश जनसंख्या होन्शु द्वीप पर निवास करती है। वृद्धि दर की बात करें तो पिछले वर्षों में यहाँ जापान में जनसंख्या अब कम हो रही है और जापान में जो वृद्धि दर है वो वर्तमान में कितनी है तो -0.21%, यानी कि जनसंख्या घट रही है। जापान में लोगों की जो औसत उम्र है वो विश्व में सर्वाधिक है। 84 वर्ष जो है औसत आयु है और 100% जनसंख्या साक्षर है जापान की। और वर्तमान में जापान की कुल जनसंख्या का 93.5% लगभग 93% जो जनसंख्या वो नगरीय यानी कि नगरों में निवास करती है। और जापान में अन्य देशों से जो लोग हैं वो बहुत कम रह रहे हैं। जापान में वहाँ के मूल निवासियों का जो प्रतिशत है वो 98.50 है, यानी कि अधिकांश जो लोग हैं वो जापानी मूल के वहीं के रहने वाले लोग हैं। और मात्र 1.5% जो अन्य जनसंख्या उसमें 0.5% कोरियाई है, 0.4% चीनी है और 0.6% में अन्य देशों के मूल जो लोग हैं वहाँ रहते हैं। और जापानी अपने देश को निप्पन कहते हैं और जिसका अर्थ होता है सूर्य निकास। ये कुछ सांस्कृतिक
विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा और वितरण को थोड़ा आइलैंड वाइज भी हमने यहाँ पर देखा है। अब कुछ और विशेषताएं। जापान की जो 95% जो अधिक जनसंख्या वो मैदानी भागों में निवास करती है। ज़्यादातर जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है। और जापान में जो जनसंख्या का जो संकेंद्रण हुआ ये इसके 4 बड़े औद्योगिक प्रदेशों में पाया जाता है। और ये 4 औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? जापान में अधिकांश जनसंख्या के 4 प्रदेश, एक ये है प्रदेश हैं, एक ये प्रदेश हैं, एक ये जो सबसे बड़ा जो गोला मैंने बनाया ये हमारा क्वांतो इंडस्ट्रियल रीजन है। होन्शु आइलैंड पर क्वांतो मैदान है जहाँ पर टोक्यो, कावासाकी, योकोहामा जैसे बड़े महानगर विकसित हुए हैं। दूसरी तरफ यह जो राउंड मैंने बनाया है, पुनः जो सर्कल कर रहा हूँ, ये किनकी इंडस्ट्रियल रीजन है, किनकी क्षेत्र है, किनकी मैदान है जहाँ पर कोबे हैं, ओसाका, क्योटो जैसे नगर हैं। ये दूसरा बड़ा जन बसाव का क्षेत्र है, दूसरा बड़ा औद्योगिक प्रदेश भी है, ये नगोया क्षेत्र है। और तीसरा फिर एक इससे बाहर एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है जो उत्तरी क्यूशू में यावाता मोजी करके हम जानते हैं। तो जापान का जो औद्योगिक जो ज़्यादातर जो जनसंख्या समकेंद्र इसके 4 औद्योगिक जिन 4 औद्योगिक प्रदेशों में हुआ है उनके बारे में आपको बता रहा था। और ये 4 औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं? तो एक ये क्वांतो मैदान जहाँ टोक्यो, योकोहामा इंडस्ट्रियल रीजन है। किनकी प्रदेश में कोबे, ओसाका औद्योगिक प्रदेश है। एक नगोया औद्योगिक प्रदेश है। और एक ये उत्तरी क्यूशू में यहाँ पर जो यावाता मोजी जो इंडस्ट्रियल रीजन है, उत्तरी क्यूशू इंडस्ट्रियल रीजन भी इसे कहते हैं। तो अधिकांश जनसंख्या इन ये 4 प्रदेश जो अभी अपन ने मैप पर समझे हैं यहाँ पर जन बसाव अधिक हुआ है। इन्हीं के नाम पुनः मैं आपको बताऊं, ये जो औद्योगिक पेटी भी इसी के सहारे हैं। ये औद्योगिक पेटी अपन देखें जापान की, यही जो पूरा क्षेत्र इंडस्ट्रियल पेटी भी है जापान की है। औद्योगिक मेखला है जो इस क्यूशू आइलैंड के उत्तरी भाग से, ये क्यूशू आइलैंड है और ये उसका उत्तरी भाग है। तो क्यूशू आइलैंड के उत्तरी भाग से जहाँ कीता क्यूशू करके एक शहर है, यहाँ से लेकर ये टोक्यो तक ये पूरा क्षेत्र जो है वो औद्योगिक विकास भी इस क्षेत्र में हुआ है। बड़े बड़े महानगर इस क्षेत्र में है। जन बसाव भी सबसे ज़्यादा ये पट्टी में हुआ है। जहाँ 4 बड़े क्षेत्र बताए, टोक्यो योकोहामा क्षेत्र, ओसाका कोबे क्षेत्र, नगोया क्षेत्र और उत्तरी क्यूशू जिसमें यावाता मोजी क्षेत्र आते हैं। देश में और भी जो हैं कई बड़े छोटे बड़े नगर जो हैं विकसित हुए हैं। जापान का जो पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादातर ये होन्शु और होक्काइडो जो आइलैंड है, होन्शु और होक्काइडो आइलैंड, ये होक्काइडो इसके उत्तर में होक्काइडो आइलैंड और होन्शु में पर्वतीय भाग अधिक है जहाँ जनघनत्व मात्र कितना है 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि जो मैदानी क्षेत्र, घाटियाँ, बेसिन और जो पर्वतों के जो निचले जो ढाल हैं जहाँ विविध प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है, जहाँ ग्रामीण जनसंख्या भी प्रमुखता से निवास कर रही, वहाँ जनघनत्व लगभग 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कहने का तात्पर्य पर्वतीय क्षेत्रों में जनघनत्व 80 व्यक्ति हैं, वहीं मैदानी, घाटी और ये जो बेसिन क्षेत्र वहाँ 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। इस प्रकार यदि अपन देखें तो कृषि क्षेत्रों में जो जनघनत्व है वो यद्यपि औद्योगिक क्षेत्रों से तो कम है परंतु पर्वतीय क्षेत्रों से अधिक, यानी कि सबसे कम घनत्व पर्वतीय भाग में, उससे अधिक ये मैदानी, घाटी जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, कृषिगत जो क्षेत्र वहाँ है, और इससे भी अधिक घनत्व कहाँ है तो औद्योगिक क्षेत्रों में है। अब हम जानते हैं जापान में जनसंख्या वृद्धि के बारे में। अब तक हमने जनसंख्या के वितरण को पढ़ा है। जनसंख्या वृद्धि में यदि बात करें तो जापान की जो जनसंख्या वृद्धि वो प्राकृतिक कारणों से तो है ही है, लेकिन साथ साथ यहाँ मानवीय कारण भी सबसे महत्वपूर्ण है। 1941 तक आते आते जापान ने पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश राष्ट्रों के भागों पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। जापान एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुका था 1941 तक आते आते। और जितना बड़ा साम्राज्य जापान ने बढ़ाया था, उस साम्राज्य वृद्धि और उसकी सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जापान को एक बड़ी जनसंख्या की नीड थी, एक बड़ी जनसंख्या आवश्यकता थी। और इसकी पूर्ति के लिए जापान सरकार ने 1941 में जनसंख्या वृद्धि की योजना बनाई। क्या हुआ, जापान ने अपने आसपास के बहुत बड़े क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और वहाँ पर अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए, अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए जापान को एक बड़ी सैनिक शक्ति की आवश्यकता थी और अन्य आवश्यकता पूर्ति के लिए बड़ी जनसंख्या की ज़रूरत थी, जिसको
प्राप्त करने के लिए जापान ने एक जनसंख्या वृद्धि की योजना बनाई थी 1941 में। इस योजना के अंतर्गत बड़े परिवारों को पुरस्कार दिए गए थे, विवाह इच्छुक व्यक्तियों को धन प्रदान किया गया और जो अविवाहित लोग थे उन पर करों की वृद्धि की गई। कुल मिला के ऐसी योजना इस टाइप से बनाई गई कि जिससे जनसंख्या वृद्धि को प्रमोशन मिले, प्रमोट मिले। इस योजना के अनुसार जापान में 1941 योजना के जनसंख्या और बढ़ने लगी, जनसंख्या निरंतर बढ़ती गई, परंतु जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य जो है वो पूर्ण नहीं हो सके, लेकिन जनसंख्या बढ़ती गई। और 1945 में जब जापान की द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय हो गई तो सारी परिस्थितियां बदल गई। जापान के जो साम्राज्य था वो भी सिकुड़ता गया और देश में जो जनसंख्या वृद्धि जो है वो अब एक समस्या बन गई। 1948 तक आते आते जापान सरकार के आगे जनसंख्या वृद्धि एक जटिल समस्या बन गई। पुनः जापान ने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के प्रयास किए और गर्भपात को कानूनी मान्यता दे दी। जापान ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश था और इसके तहत प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख कानूनी गर्भपात प्रमाण पत्र जो हैं वो यूजेनिक प्रोटेक्शन कानून के अंतर्गत दिए जाते हैं, यानी कि जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए पुनः गर्भपात को कानूनी करार कर दिया गया। इस प्रकार से जनसंख्या में थोड़ा बहुत 1945 के बाद 48 के बाद थोड़ा तो कंट्रोल हुई, लेकिन फिर भी जनसंख्या बढ़ी। और जापान में जो जनसंख्या वृद्धि की है जो शुरुआत हुई थी ये 1860 के दशक में हुई थी, जब जापान में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। 1880 में और ये तेज हुई और उसके बाद निरंतर वृद्धि हो रही है जापान में। यद्यपि 1950 के बाद जब ये प्रयास किए गए तो वृद्धि थोड़ी धीमी गति से हो रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अब जापान में जनसंख्या जो है वो माइनस जो है उसकी ग्रोथ रेट है, यानी कि जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि है। पिछले 2-3 जनगणना के आंकड़ों में, यानी कि 1915 में जो है 10 की तुलना में जनसंख्या कम हुई है और जो है अभी वर्तमान जो रिसेंट ट्रेंड दिख रहे हैं 2020 की यहाँ की जनगणना, उसमें और जनसंख्या कम होने के प्रमाण जो है मिल रहे हैं। इस प्रकार जनसंख्या अब जापान में ऋणात्मक वृद्धि फिलहाल हो रही है। इस प्रकार पहले जनसंख्या बढ़ी, जापान ने प्रयास भी किए, फिर पुनः नियंत्रण करने के प्रयास किए। ये सारी बात हमने इन 2 स्लाइड्स में ये सारी आपको बताई है। अब घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। वितरण और घनत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में है वहाँ घनत्व भी अधिक होगा। जापान में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि और भूमि की कमी कारण यहाँ घनत्व अधिक है, जैसा आपको पूर्व में बता दिया। 2017 में या 15 की जनगणना अनुसार अगर घनत्व अपन देखें तो लगभग 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग ये जनघनत्व है जापान में। और ये जापान एशियाई राष्ट्रों में जापान एक उच्च घनत्व रखता है। जापान की ज़्यादातर जो जनसंख्या उसके तटीय प्रदेश में, औद्योगिक जो पेटी है तटीय प्रदेश में विस्तृत, वहाँ पर अधिक जनसंख्या ज़्यादातर जन बसाव है। और ये जो औद्योगिक पेटी यहाँ लगभग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 6500 जो व्यक्ति हैं, 6500 व्यक्ति जो हैं वो निवास करते हैं। और यहाँ पर उच्च घनत्व की जो 3 मेन प्रदेश, वो एक क्वांतो का मैदान है, एक किनकी मैदान है और एक नगोया मैदान है, जो पीछे हमने मैप पर पढ़े हैं। और सबसे कम जो घनत्व है वो होक्काइडो के उत्तरी भाग में, जहाँ पर अत्यधिक शीत जलवायु पाई जाती है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर जो घनत्व वो 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। एक और एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जनसंख्या के संगठन की जापान में। तो जापान में जनसंख्या संगठन की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखें तो जापान में जो है 14% जो जनसंख्या वो 0 से 14 आयु वर्ग की यानी कि बच्चों की है। लगभग 67% जनसंख्या वयस्क है 15 से 64 वर्ष की उम्र की। और लगभग 19% जो जनसंख्या वृद्ध है यानी कि 65 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या है। इस प्रकार जो 0 से 14 वर्ष है वो लगभग 14% जनसंख्या है, 15 से 64 वर्ष की उम्र की लगभग 67% जनसंख्या है और 65 वर्ष से अधिक उम्र की लगभग 19% जनसंख्या है। और जापान में जो बच्चों का प्रतिशत है वो विकसित देशों का जो औसत है 19.6 उससे भी कम है, 14% ही है। कार्यशील जनसंख्या जो है उसमें अधिकांश जो जनसंख्या है वो तृतीय क्रियाकलापों में लगी हुई है। जापान की आधिकारिक भाषा जापानी भाषा है। लगभग 50% जो लोग हैं वो शिंटो धर्म के अनुयायी हैं, 45% बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, शेष 5% में ईसाई और अन्य गैर धार्मिक लोग जो हैं वो हैं जापान में। एक और एस्पेक्ट पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जापान में नगरीकरण के बारे में।
तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में नगरों की संख्या और उनके आकार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। पहले जापान में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले देखें तो जापान में नगरीकरण जो है वो काफ़ी कम स्तर पे था। पहले यहाँ लगभग 85% जनसंख्या वो कृषि में संलग्न थी, ग्रामीण इलाकों में रहती थी, यानी कि जापान की बड़ी जनसंख्या द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी। 1945 तक लगभग आधी जनसंख्या जो है वो गाँवों में निवास करती थी, लेकिन आज वर्तमान में देखें तो 90% से अधिक लगभग 93% जनसंख्या शहरों में निवास कर रही है। और जापान में जो आधुनिक नगरीकरण हुआ है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। अब एक महत्वपूर्ण बात, जापान में जो नगरीकरण उसका सबसे बड़ा एक लक्षण क्या है देखिए, तो वह यह है कि यहाँ जो नगरीकरण हुआ वो बहुत ही सीमित क्षेत्र में विकसित हुआ है। यानी कि जापान का एक नोड एरिया है, ग्रंथित क्षेत्र है, वहाँ ही नगरीकरण बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है। सबसे अधिक ये जो नगरीकरण है वो कहाँ है, तो पश्चिम में कीताक्यूशु से लेकर पूर्व में टोक्यो तक है। ठीक है, ये अपन मैप पर समझते हैं। ये कीताक्यूशु है पश्चिम में, ये क्यूशु आइलैंड के उत्तर में एक कीताक्यूशु करके शहर है, और ये होन्शु आइलैंड के लगभग बीच में यहाँ पर ये टोक्यो है। तो पश्चिम में कीताक्यूशु से पूर्व में टोक्यो तक ये जो क्षेत्र है, इस प्रदेश में जो है नगरीकरण जो है वो सबसे अधिक हुआ है। इसी में 3 बड़े क्षेत्र, वही क्वांतो मैदान यानी कि टोक्यो, कावासाकी, याकोहामा क्षेत्र, ये नगोया प्रदेश, और ये किनकी मैदान जिसमें कोबे ओसाका है, और फिर एक ये उत्तरी क्यूशु का इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी आ जाता है। ये पूरी पट्टी जो है यहाँ पर सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है। जापान में जो सर्वाधिक नगरीकरण की जो 3 नगरी जो ग्रंथियाँ हैं जिनमें सबसे अधिक नगरीकरण हुआ वो कौन सी है, तो वो यही एक टोक्यो याकोहामा, एक नगोया और एक ओसाका कोबे क्योटो क्षेत्र है। यही जो मैं ये वाला टोक्यो योकोहामा वाला क्षेत्र हो गया, ये नगोया प्रदेश, ये किनकी प्रदेश, ये पूरा एक क्षेत्र है जहाँ सबसे अधिक नगरीकरण हुआ इन 3 ग्रंथियों में। अब ये तीनों जो प्रदेश है वो आपस में मिल रहे हैं और मिलकर एक पूरा मेगालोपोलिस बनने के क्रम में है। ये तीनों जो नगरीय ग्रंथियाँ ये आपस में एक दूसरे की ओर बढ़कर संलग्न हो रही हैं और ये मिल जाएगी, और इस क्षेत्र को कहा जाता है, ये तीनों ग्रंथियाँ धीरे धीरे आपस में मिलकर जो मेगालोपोलिस एक विश्व नगरी जो बन रही हैं, एक सन्नगर और सन्नगर आपस में मिलकर एक जो विश्व नगरी प्रदेश मेगालोपोलिस एक बृहद जो नगरी प्रदेश बन रहा है, उसे कहेंगे निर्माण जो कर रही है वो है टोकेडो मेगालोपोलिस। इसको भी एक मानचित्र के द्वारा, ये जो आप इस बाकी सारा वाइट कलर में और ये जो पिंक कलर में जो प्रदेश देख रहे हैं आप, ये टोकेडो मेगालोपोलिस ही बता रखा है, जिसमें ये वाला टोक्यो याकोहामा वाला हो गया, ये नगोया हो गया, और ये कोबे ओसाका, ये पूरा जो ये पट्टी आप देख रहे हो यही आपका टोकेडो मेगालोपोलिस है। यानी कि विश्व नगरी मेगालोपोलिस एक नगरीय पट्टी जो है वो इस क्षेत्र में विकसित हो रही, जिसे टोकेडो मेगालोपोलिस कहा जाता है। और जो जापान की लगभग 43% जनसंख्या इन तीनों नगरीय ग्रंथियों में निवास करती है, जिसको मिलकर जो टोकेडो मेगालोपोलिस ये जो बन रहा है। उपरोक्त नगरों के अतिरिक्त ये तो कुछ प्रमुख नगरीय प्रदेश हो ही गए, टोक्यो, याकोहामा, नगोया, ओसाका, कोबे, क्योटो। इसके अतिरिक्त कुछ और जो प्रमुख नगर है उसमें होक्काइडो आइलैंड में सप्पोरो और हेकोडेट 2 प्रमुख नगर हैं। होन्शु आइलैंड में सेंदाई, तोयामा, फुकुई, निगाटा प्रमुख नगर हैं। दक्षिणी शिकागो यानी शिकागो के दक्षिणी भाग में और क्यूशु के दक्षिणी भाग में कोई भी बड़ा नगर नहीं है। और वर्तमान में इस नगरीकरण में एक प्रवृत्ति ये देखने को मिल रही है कि पिछले कुछ वर्षों में जो मुख्य नगरों की जनसंख्या जो वृद्धि उसमें कमी आई है, और जो उपनगर हैं सैटेलाइट जो सिटी वहाँ जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में मैंने आपसे जापान के जनसंख्या वितरण के बारे में और जनसंख्या जापान में नगरीकरण जो हुआ है, अर्बेनाइजेशन जो हुआ है, उस पर आपसे डिस्कस किया है। स्लाइड्स के माध्यम से आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो है इसके नोट्स भी आप इन स्लाइड्स के माध्यम से बना सकते हैं, और 1-2 बार आप पुनः इसको जो है वीडियो को सुने, पढ़ें और अध्ययन करें। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।